चारधाम यात्रा पर सियासी बयानबाजी तेज, कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का पलटवार, सियासी चश्मा बदलने की दी नसीहत। देहरादून में शहीद के अपमान पर सियासी बवाल, कांग्रेस पार्षद के खिलाफ उतरी बीजेपी, कांग्रेस पार्षद को निष्कासित करने की मांग। रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रशासन ने धारा 144 लगाई, स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया महापंचायत का विवाद पैदा कर रहा है प्रशासन। उत्तरकाशी में जंगल की आग हुई बेकाबू, धू धू कर जल रहा है जंगल, लाखों की वन संपदा हुई राख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर आपको देहरादून से बताने जा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना के आंकड़े। देहरादून से इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना के आंकड़े। कोरोना के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 92,352 पहुंच गया है और अब तक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए कुल मरीज 88,775। उत्तराखंड में आज सामने आए कुल कोरोना के मामले 24 मामले सामने आए हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के आंकड़े जारी किए। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 92,000 के आसपास है और जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए उनका आंकड़ा कुल मरीजों का 88,000 के आसपास है। आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देहरादून से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के आंकड़े साझा किए हैं। और देश भर में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी होने से उत्तराखंड की चिंताएं बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर एक बार वर्चुअल बैठक की, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों की बैठक भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव के साथ उत्तराखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए एक बैठक की है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन में 28 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। मंत्री के संक्रमित होटल होने के बाद उत्तराखंड शासन में हड़कंप मच गया और सभी अधिकारियों ने आनन फानन में बैठक करके कोरोना के लिए गाइडलाइन तय कर दी है, जिसमें उत्तराखंड में मास्क भी अनिवार्य किया गया है। देखिए, पूरे देश के बारे में चर्चा हुई है। हमारे प्रदेश के अंदर अभी कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पूरी सावधानी बरते हुए सारे हॉस्पिटलों में जो इस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं उनकी एक बार पुनः समीक्षा करेंगे। बूस्टर डोज यहाँ पर लगनी प्रारंभ हो गई है। पहली डोज और दूसरी डोज लगभग 100% के आसपास है। पहली डोज 100% हो गई है, दूसरी डोज भी हमारी 97% हो गई है। हम जल्दी से जल्दी उसको भी 100% पूरा कर लेंगे। और जो छोटे बच्चों का कुछ हमें, चूँकि पिछले दिनों हमारी पूरी मशीनरी चुनाव और इसके कारण से लगी रही, उसमें हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो 15 से 18 साल वाले बच्चे हैं या उससे छोटे वाले हैं, उन सभी को जो है ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन हो जाए। हम अन्य व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। चारधाम यात्रा है, उसको लेकर भी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी, माननीय अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में वर्चुअल बैठक की है। और जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उन्होंने उन राज्यों के साथ आज चर्चा की है कि जहां के केस बढ़ रहे हैं। हमारे राज्य में आज 83 केस हैं और अच्छी बात यह है कि कोई हॉस्पिटल नहीं है, सब होम आइसोलेशन में है। और आज व्यापक स्तर पे हम लोगों ने चर्चा भी की है, तैयारी भी की है और विशेष फोकस हमारा ये है कि जो हमारी चारधाम यात्रा चल रही है, वहाँ पे हम यात्रियों को मैक्सिमम सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से 5 मई तक अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ हरिद्वार और हेमकेश्वर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
और योगी आदित्यनाथ 3 मई को हरिद्वार में परिसंपत्ति के बंटवारे के तहत अलकनंदा होटल को उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे, जबकि हरिद्वार में ही उत्तर प्रदेश शासन के नवनिर्मित होटल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 4 मई को योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अपने गुरु अवैधनाथ जी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। और ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर उत्तराखंड का दौरा करेंगे। हरिद्वार और यमकेश्वर के कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने गांव भी जा सकते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के गांव जाने का कार्यक्रम अभी तय नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को उत्तराखंड में आने वाले हैं और जो हमारा भित्याणी राजकीय डिग्री कॉलेज है, जो कि उनके गुरुजी के नाम से है, उन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की थी और अब सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। वहाँ उनके मूर्ति का जो है अनावरण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी आ रहे हैं और उसके लिए कल मैं वहाँ भी जा रहा हूँ तैयारी के लिए और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम हम वहाँ करने जा रहे हैं। और रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में धारा 144 लागू होने के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जिलाधिकारियों से लेकर जिले के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत गांव में डेरा डाल चुके हैं। वहीं डाडा जलालपुर में महापंचायत को देखते हुए काली सेना के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी दिनशानंद भारती और स्वामी आनंद स्वरूप समेत अन्य लोगों को जिला प्रशासन ने गिरफ्तार किया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं हुई है कि इन्हें कहां ले जाया गया है। हालांकि काली सेना की महापंचायत के ऐलान को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया। पूरी घटना पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। तो वहीं गांव के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 होने के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इसमें अरेस्ट भी हुई हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें लगभग 21 लोगों के विरुद्ध एफआईआर थी। उसमें 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी 7 एब्सकॉन्डेड हैं, जिसका शायद कोर्ट से एनपीडब्ल्यू लिया गया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस किया था जिसकी वजह से ऐसी छावनी बनानी पड़ी? देखिए, ऐसा कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये विषय कल मेंशन करके ये लाया गया था और उसमें अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को ध्यान से देखे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ हमारे अंदर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उस चीज़ को इंश्योर करें कि ऐसी कोई भी हरकत। सर, कानून व्यवस्था को लेकर इस इलाके में इस वक्त प्रशासन की क्या चिंताएं हैं? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन हमेशा से संवेदनशील रहता है और जो उस दिन रात में जो घटना हुई थी वो भी ऑल ऑफ सडन हुई थी। अन्यथा जितने भी आयोजन होते हैं बाकायदा उनकी परमिशन दी जाती है, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाती है। ऑल ऑफ सडन एक घटना हुई थी और महत्वपूर्ण घटना से ज़्यादा ये होता है कि प्रशासन ने उसके प्रति कैसा अपना रिस्पॉन्स दिया। अधिकारी महोदय गांव में आए हैं तो यहाँ पर सामान्य गांव के लोग यहाँ पे सर, कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कितने लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? कुछ लोगों को हमने निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार किया है जो कि आवश्यक था और इसके अलावा बाकी किसी को हमने इस प्रकार का डिटेन किया। सर, अभी की बात इस समय यहाँ पे जैसे मैंने बताया करीब 200 से अधिक जो हमारे सिविल पुलिस के हैं वो कर्मी तैनात हैं। 5 कंपनी पीएससी हमारी यहाँ पर इस समय तैनात है। आने वाले समय में जैसे ही परिस्थितियाँ होंगी उसी के हिसाब से सर, टोटा मालपुर रुड़की में भी बातें आई थी कि कुछ ऐसे लोग जो इस पंचायत का जिन्होंने कॉल दिया था वो लोग वहाँ पर थे तो उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ईद के त्यौहार को लेकर जो सामान्य वर्षों में जो तैयारियाँ होती हैं वही की जाएंगी। हिंदू महापंचायत के ऐलान के बाद बात की जाए, डाडा जलालपुर ग्राम में हम आज मौजूद हैं और आज यहाँ हिंदू महापंचायत विभिन्न संगठनों द्वारा की जानी थी। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दौरान जो पथराव हुआ था उस पथराव के बाद कहीं ना कहीं गांव का माहौल बिगड़ गया था। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ फिलहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ पर स्कूल में, जो यहाँ पर जिला अधिकारी मौजूद है, एसएसपी हरिद्वार यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए जो महापंचायत का हिंदू संगठनों के द्वारा जो यहाँ पर आज चेतावनी दी गई थी, उस चेतावनी के बाद धारा 144 जो है जिलाधिकारी द्वारा साफ तौर पर बताया गया था कि डाडा जलालपुर के
आसपास के 5 किलोमीटर के जो एरिया है, क्षेत्र है, इस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी। मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी को, कहूँगा यही वो मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, जिस शिव मंदिर में यहाँ पर आज महापंचायत होनी थी। इस महापंचायत को लेकर कहीं ना कहीं कल देर शाम यहाँ पर टेंट भी लगा दिया गया था और टेंट लगा के हिंदू संगठन के लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लेकिन प्रशासन की जो सख्ताई के बाद जो है उस टेंट को यहाँ से उखाड़ दिया गया और उखाड़ने के बाद 9 लोगों को यहाँ पर हिरासत में भी लिया गया है और 9 लोगों को हिरासत में लेकर महापंचायत को साफ तौर पर यहाँ पर जो है रोक लगा दी गई है। वहीं बात की जाए, अभी जो है गाँव को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और गाँव में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो पुलिस के पीएसी के अन्य जवान यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर पूरी तरह से मुस्तैदी बनाए हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार का साफ तौर पर कहना है कि गांव में किसी भी तरह की महापंचायत को नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि आदेश आए हैं, आदेशों का सख्ताई से पालन कराया जा रहा है और महापंचायत का यहाँ पर जो है यहाँ महापंचायत का आयोजन नहीं होगा। वहीं पूरी सख्ताई यहाँ पर बरती जा रही है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि बात की जाए 16 अप्रैल को जो यहाँ पर घटना घटी थी, उस घटना के बाद जो शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, उस पथराव के बाद यहाँ का माहौल बिगड़ गया था। साफ तौर पर आला अधिकारियों का, पुलिस के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों साफ तौर पर कहना है कि सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ बनाया जाएगा और किसी भी तरह की ऐसी घटना, ऐसे कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा जिससे कि यहाँ गांव का माहौल खराब यहाँ पर होने दिया जाए। अब इसी बात को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी बरती गई है। प्रिंस शर्मा, के न्यूज इंडिया, रुड़की। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लेकर चल रहे हैं रुद्रपुर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवत कथा में शामिल हुए। यहाँ पर हम सभी लोगों को बहुत ही दिव्य भगवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं भी यहाँ पर पहुँचकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी गणेशानंद जी का भी सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हुआ। मेरे साथ इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई श्री वरुणा जी हैं, बहुत सारे गणमान्य हैं और आप सभी जो इस भागवत कथा में भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आप सबके बीच में मुझे भी आज यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रद्धेय स्वामी जी ने तो उन्होंने आग्रह किया था, आज उन्हीं के आग्रह और उन्हीं के निवेदन में कहूँ कि उन्हीं का एक विशेष स्नेह था कि मुझे भी इस शुभ स्थान पर आने का अवसर मिला। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे स्थानों पर आने का अवसर, आप सब लोग जो यहाँ पर हजारों की संख्या में बैठे हैं, इस शहर में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन आप सब लोग इतने हजारों की संख्या में जो यहाँ आए हैं, उन सभी को आपके ऊपर सब पर भगवत कृपा है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर भगवत कृपा न हो तो किसी के घर में काम पड़ जाता है, किसी के बच्चे का काम हो जाता है, किसी को कोई बुखार आ जाता है, कोई परेशानी हो जाती है या कोई अन्य काम पड़ जाता है। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, तो वो स्वतः ही ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी पर भगवत कृपा है। और मैं ये भी मानता हूं कि इस धरा पर एक पत्ता भी कहीं इधर से उधर होता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो बिना भगवान की कृपा से नहीं होता है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम चाहे जितना सोच लें, जितना कर लें, कभी भी हम जो है उस पर जो संभव होता है वो भी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर भगवत कृपा हो जाए तो असंभव लगने वाला काम या असंभव होने वाला काम भी संभव हो जाता है। आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से हमारे
यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी को इस क्षेत्र से भारी समर्थन आप लोगों ने दिया और पूरे उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत और पहली बार ये उत्तराखंड बनने के बाद हुआ कि यहाँ पर एक इतिहास बना, एक मिथक टूटा। पहले होता था कभी एक बार इस पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, फिर अगली बार इस पार्टी की सरकार, फिर अगली बार उस पार्टी की सरकार। 4 चुनाव में यही हुआ। इस बार भगवत कृपा से, मैं तो इसको भगवत कृपा मानता हूँ, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के बहुत भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आस्था रखते हैं, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में एक क्रांति आई, एक परिवर्तन आया है। चाहे और खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में बढ़ते बिजली संकट से उत्तराखंड की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली संकट को दूर करने को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि सरकार ने एक कार्य योजना बनाई है जिस पर सरकार काम कर रही है। जल्दी इस संकट का निवारण भी किया जाएगा। योजना बनाई है और आपने देखा होगा कि अगले एक हफ्ते के लिए हमने इसमें कार्य योजना तैयार कर ली है और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वहीं 6 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। और चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए केदारनाथ में विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ में विकास कार्य ठप पड़े हैं और अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। तो अब भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह के विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसे जगह पर वो सवाल उठा रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार चारधाम की यात्रा की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई और इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री आने वाले हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। जिस केदारनाथ जी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं पर अगर आप सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस बार हमारे प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक और हमारे तीर्थयात्री आने वाले हैं और अभूतपूर्व यात्रा इस बार की होने वाली है और उसी प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं और की जा रही हैं और किसी भी प्रकार की कमी हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इस यात्रा में छोड़ने वाली नहीं है। चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, तो वहीं 6 और 8 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव ऋषिकेश है। यहीं से चार धामों की यात्रा शुरू होती है। ऋषिकेश अंतरराज्य बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए फोटो मैट्रिक रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही पूछताछ केंद्र, संयुक्त रोटेशन यात्रा के जरिए यात्रियों को चारधाम यात्रा कराने के लिए बस उपलब्ध कराना जैसी सुविधाएं बस स्टैंड पर उपलब्ध रहेंगी। वहीं स्वास्थ्य के लिए ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय की ओर से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है और यात्रा के दौरान परमानेंट डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम बस स्टैंड पर 24 घंटे तत्पर रहेगी। अभी तक केदार, बद्री, यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब के लिए लगभग 2 लाख से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कितनी उम्मीद है और इस यात्रा पे? जिस हिसाब से इस साल हम देख रहे हैं तो काफ़ी उम्मीद है और अगर हम पिछले सालों की बात करें तो इस समय तक काफ़ी कम रजिस्ट्रेशन होता था और अभी ऑनलाइन हम देख रहे हैं तो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। देखिए, सहयोग तो सारी कंपनियां करेंगी और समय लगता है थोड़ा सा कुछ चीज़ों को बनने में, क्योंकि 2 साल से करीब ये व्यवस्थाएं ख़त्म थी। अब दोबारा से ये तैयारी की है सभी कंपनियों ने, तो लगभग 9 में से 8 कंपनियां तो तैयार हो गई हैं। कल 7 बैठक में थी, एक कंपनी वालों से मेरी बात हुई है तो वो भी सहमति उन्होंने व्यक्त किया है और एक ही कंपनी के लोगों से अभी वार्ता नहीं हुई। हम बैठकर इस मसले को ठीक कर देंगे। देखिए, हमारे पे हर तरीके की बसें हैं।
हमारे पास जो सामान्य जनरल यात्री आता है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, किसान व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा भाड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 3x2 वाहन है, जिसका न्यूनतम किराया हमारे यहाँ ऋषिकेश से 3750 से 3800 के बीच में है। और अच्छी वाली जो हमारे पे एसी कैटेगरी की बसें हैं, तो जो बड़े वैसे आते हैं, तो एसी कैटेगरी की भी हम पे बसें हैं। तो कुल मिला के हम पे 5-7 कैटेगरी की बसें हैं। 3x2 है, 2x2 ऑर्डिनरी है, 2x2 पुशबैक है, 2x2 एसी पुशबैक है। और यहाँ रुकना छोटे से ब्रेक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार नगर निगम में प्रस्तावित बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। भाजपा पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे की वजह से अब पहले कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद 5 मई को फिर से बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। बोर्ड बैठक के शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया था कि हरिद्वार नगर निगम में भाजपा पार्षदों की उपेक्षा की जा रही। बोर्ड बैठक के एजेंडे में उनके प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है। मेयर और नगर निगम के अधिकारी बिना प्रस्तावों के बजट पास कराना चाहते हैं, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेयर अनीता शर्मा ने भाजपा पार्षदों के आरोपों को बेबुनियाद बताया और ये भी कहा कि नगर निगम की देनदारी कर्मचारियों के हित में बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा पार्षदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो इसलिए हुई है क्योंकि नगर के अधिकारियों ने पार्षदों को अंधेरे में रख के इसका एजेंडा जारी किया और वे अपने जो पिछले 6 महीने से इन्होंने जो काले पीले सफ़ेद कार्य किए हैं उनको ही हमारे अंधेरे में रख के उनको पास कराना चाहते थे। जो पास कराना चाहते थे उसको ये तो हमारे पार्षदों का ये कहना था कि बोर्ड बैठक जब आपने बुलाई है तो शहरित में बोर्ड बैठक में पहले पार्षदों से प्रस्ताव लिए जाने चाहिए, उसका एजेंडा जारी होना चाहिए। पार्षदों के प्रस्ताव भी नहीं आए हैं, जिस कारण आज स्थगित कर दी हमने बोर्ड बैठक। पहले हम कार्यकारिणी करेंगे फिर वो करेंगे, क्योंकि हर एक ही व्यक्ति का काम, मैं तो चाहती हूँ सब व्यक्ति का काम होने चाहिए, पार्षदों के काम होने चाहिए। और ये तो बजट की थी, आज बजट की हो जाती तो सही था, क्योंकि बहुत आगे हमें सैलरी भी देनी है अपने कर्मचारियों की, तो मैं चाहती तो आज हो जाती, क्योंकि मैं चाह रही थी कि भाई बोर्ड बैठक होनी चाहिए थी। पर आज मुद्दा यही उठ गया कि मतलब ये बोर्ड बैठक ना आज करी जाए। और खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम देहरादून में हुई बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद द्वारा शहीद राजेश रावत के नाम पर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस का उत्तराखंड के प्रति आचरण नकारात्मक रहा है और राज्य निर्माण से लेकर आज तक उनका चाल चरित्र सबके सामने है और शहीदों का अपमान कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस को उस पार्षद को कांग्रेस से निष्कासित कर देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का उत्तराखंड के प्रति रवैया हमेशा नकारात्मक रहा है। राज्य निर्माण के समय से लेकर और आज तक कांग्रेस ने जिस प्रकार का आचरण प्रस्तुत किया है वो सारी प्रदेश की जनता ने देखा है। और आप पहले थप्पड़ मारें और फिर जबरदस्ती उससे सॉरी बुलवा दें, इससे काम चलने वाला नहीं है। आंदोलनकारियों का अपमान कोई भी प्रदेशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा और जिन्होंने आंदोलनकारियों के सम्मान में इस प्रकार की असम्मान किया है, मुझे लगता है कि उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। उसे पूरी तरह से कांग्रेस से निष्कासित किया जाना चाहिए, तभी बात कुछ समझ में आएगी। केवल और केवल उस पर प्रेशर डालकर उनसे माफी के लिए उन्हें बोल देना, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं।
यूं तो देश भर में सैकड़ों की तादाद में ब्रिटिश कालीन हेरिटेज भवन है, लेकिन इनमें से गिने चुने भवन ही ऐसे हैं जिनका जन्मदिन मनाया जाता है। उन्हीं में से एक है नैनीताल का राजभवन, जिसका आज 125वां जन्मदिन है और नैनीताल के स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश कालीन राजभवन का केक काटकर जन्मदिन मनाया। आपको बता दें कि नैनीताल के राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी और मार्च 1900 में राजभवन बनकर तैयार हुआ था। पश्चिमी गॉथिक शैली में बने अंग्रेजी के ई आकार के इस भवन को तैयार करने में सर एंटनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड की विशेष भूमिका रही थी। साल 1862 में सर्वप्रथम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के गवर्नर का प्रवास नैनीताल के इस राजभवन से शुरू हुआ, जिसके बाद से देश और प्रदेश भर के राज्यपाल यहां आकर रुकते हैं। बिस्ट की इस पहल को हम लोग उन्होंने आज पे मुझे बुलाया है। धीरे धीरे इसको भव्य रूप दीपक बिस्ट कह रहे हैं हम इसको देंगे। जिस तरह से हम नैनीताल का बर्थडे मनाते हैं उसी तरह से हम इसको भी आगे मनाने की कोशिश करेंगे। दीदी इसमें आप भी हेल्प करिएगा और राज्य सरकार से भी आप इसमें हेल्प करवाइएगा, क्योंकि राजभवन हमारी धरोहर है और इस धरोहर को संवारने के लिए और इस बर्थडे को मनाने के लिए हम सभी का सहयोग लेंगे। जिस तरह से हम नैनीताल का बर्थडे मनाते हैं वहाँ पर कुछ दिन रुका और उसके जो 5वीं साइड अभी हम देख रहे हैं जिसे 125 वर्ष पूरे हो गए हैं और जो इसका डिजाइनिंग करने वाले थे उनमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का जो है हम देखते हैं उसका भी डिजाइन इनके द्वारा ही किया गया था। और जो ऐतिहासिक रूप से हम इसे देखते हैं 27 अप्रैल 1897 को इसकी नींव रखी गई और उसके बाद ये आज भी विश्व धरोहर के रूप में हम इसे देखते हैं कि जो इसका निर्माण है उसके ऊंचाई से देखने में अंग्रेजी का ई लगता है और गॉथिक वास्तु शैली पे ये आधारित है और जो ज़मीन है उससे लगभग ये 4 से 4.5 फीट की ऊंचाई पर भी है। और इसमें कई तरह के 1926 में फिर उसके बाद इसमें मैल्कम हैली जो नॉर्थ यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे उनके द्वारा यहाँ गोल्फ ग्राउंड का निर्माण किया गया और ये विश्व धरोहर आज ऐसी है जैसे उस समय थे, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक जो नेचर है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। बिल्डिंग के अलावा आज भी हम राजभवन को जैसा बना था वैसे ही लगता है। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।